नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। इस बुलेटिन में देखेंगे आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। कल मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया है, कल दोपहर 3:30 बजे नया मंत्रिमंडल शपथ लेगा। विकास के लिए डबल इंजन की सरकार है, जिससे विकास तेजी से होगा। तो मध्य प्रदेश में कल मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इसे लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान, कल दोपहर 3:30 बजे नया मंत्रिमंडल शपथ लेगा। तो कल 3:30 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। किन किन चेहरों को मौका मिलेगा, लगातार इस पर सबकी निगाहें हैं और सभी को इस बात का इंतजार कि मध्य प्रदेश कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे। नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, पुराने चेहरों में किन्हें जगह मिलेगी, ये कल पूरी तरह से जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएगी। कल दोपहर 3:30 बजे मध्य प्रदेश के नए मंत्रिमंडल की शपथ है। कल दोपहर 3:30 बजे मध्य प्रदेश के नए मंत्रिमंडल की शपथ है। छिंदवाड़ा में बीजेपी नेताओं में मनमुटाव और आपसी तकरार अब खुलकर सामने आ गई है। रविवार को जिला अध्यक्ष बंटी साहू अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय पहुंचे और पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह के खिलाफ शिकायत की। बंटी साहू ने चौधरी चंद्रभान सिंह और उनके समर्थकों पर उनके छवि को खराब करने और चुनाव में कांग्रेस का साथ देने, बीजेपी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया और सभी को पार्टी से निष्कासित करने की मांग की। इस दौरान बंटी साहू के साथ छिंदवाड़ा जिले की 5 विधानसभा सीटों के बीजेपी प्रत्याशी भी मौजूद रहे। कुछ लोग हमारे और कांग्रेस के लोगों के साथ मिलकर के उन्होंने षड्यंत्र रचा था। उस विषय पर आज हमारे छिंदवाड़ा जिले के 5 भाजपा के प्रत्याशी प्रदेश अध्यक्ष जी वीडी शर्मा जी को पूरी जानकारी दी है और निश्चित तौर पर हमें पूर्ण विश्वास है हमारे संगठन के ऊपर और जल्द से जल्द इसमें हम लोगों ने कार्रवाई की मांग करी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमान संभालती जीतू पटवारी ने संगठन को कसने की कवायद शुरू कर दी। इसके लिए बैठकों का दौर भी जारी है। पहले दिन जीतू पटवारी ने महिला कांग्रेस और यूथ कांग्रेस की बैठक ली। पहले बैठक महिला कांग्रेस की हुई, जिसमें जीतू पटवारी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाने के निर्देश दिए। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बूथ पर काम करने की नसीहत भी पीसीसी चीफ ने दी है। चुनाव आने हैं तो ये पहली महिला कांग्रेस की बैठक होगी और इसमें महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष उनको सबको निर्देश दिए जाएंगे कि आप जिले में आप ब्लॉक स्तर पर बीएलए मंडल अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष पर आप काम करें, जिससे कि लोकसभा में हम लोग जीतें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने एक पारिवारिक माहौल में सभी बहनों के साथ चर्चा की है। महिला कांग्रेस किस तरह से आगामी चुनावों में लोकसभा चुनाव की तैयारी करे, किस तरह से संगठन को मजबूती दी जा सकती है, ये उन्होंने हमें निर्देशित किया है। सम्मानीय जीतू पटवारी जी ने अपने सभी फ्रंटल्स के साथ एक वृहद बैठक रखी थी, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव को हम किस तरह से लड़ेंगे, किस मजबूती के साथ हमें उसमें मैदान में उतरना है, इसको लेकर के सारी चर्चाएं थी। आने वाले लोकसभा जो चुनाव हैं उनको लेके वहाँ रणनीति बनाई जाएगी एवं हम 29 में से 29 सीटें जीतने के लिए पूरी कोशिश करेंगे एवं जीत के भी आएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किसानों को 2 साल के धान के बकाया बोनस राशि 3,716 करोड़ रुपए का वितरण कल 25 दिसंबर को किया जाएगा। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर सुशासन दिवस के अवसर पर धान बोनस वितरण मुख्य समारोह का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य अतिथि में रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के ग्राम बेंद्री में समारोह होगा। मोदी की गारंटी में हम लोगों का वादा था कि 2 साल का बोनस छत्तीसगढ़ के करीब 12 लाख किसानों को देंगे। और आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि कल
पूरे प्रदेश के करीब 12 लाख किसानों को 2 साल का बोनस उनके अकाउंट में भेजा जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज दोपहर रायपुर पहुंच गए। एयरपोर्ट में मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री समेत सभी से मुलाकात हुई, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात हुई। यह शपथ के बाद राष्ट्रीय नेताओं से सौजन्य मुलाकात थी। भयमुक्त, समृद्ध, खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाने का काम किया जाएगा। सबसे एक ही दिन में मुलाकात हुई है। समृद्ध छत्तीसगढ़, खुशहाल छत्तीसगढ़ और भयमुक्त छत्तीसगढ़ बनाने में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ये सौभाग्य है कि डबल इंजन की सरकार है और अब यहाँ के विकास के लिए संसाधन की कमी नहीं होगी। भरपूर सहयोग केंद्र से मिलेगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष किरण देव और कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप कोंडागांव पहुंचे। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दोनों नेताओं का भव्य स्वागत किया। स्वागत में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली भी निकाली। बस्तर से प्रतिनिधित्व मिलने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने खुशी जाहिर की। अगले 3-4 दिनों के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के पूरे पदाधिकारी कार्यकर्ता इलेक्शन मोड में आ जाएंगे। हमारी कार्य योजना बन गई है, बनने लगी है और निश्चित रूप से 2 महीना इसी लगन के साथ हमको लगना है, जिस लगन के साथ हमने विधानसभा चुनाव में अपनी मेहनत और अपना ऊर्जा लगाया। छत्तीसगढ़ में सचिन पायलट को कांग्रेस प्रभारी बनाने पर बीजेपी ने तंज कसा। कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि पायलट कब डुबो देगा और उड़ा देगा कोई भरोसा नहीं। पायलट ने राजस्थान में नैया डुबा दी, अब छत्तीसगढ़ की बारी है। वहीं ओपी चौधरी ने कहा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और गर्त में जाएगी। अब वो कांग्रेस को फिर से हाशिए पर ले जाएंगे और पायलट कब डुबो देगा और कब उड़ा देगा इसका कोई भरोसा नहीं। अब उन्होंने पहले राजस्थान में नैया डुबो दी, अब यहाँ पर डुबोने के लिए भेजा गया। अब पायलट राजस्थान में जो कर रहे थे वैसा ही कुछ यहाँ पर भी खेल करने की कोशिश करेंगे। इनके बीच आपसी झगड़ा लड़ाई चलता रहेगा। कांग्रेस का कोई लक्ष्य नहीं है, प्रदेश का विकास या विचारधारा कुछ है नहीं। उनको केवल सत्ता की लोलुपता उनका मकसद है, इसलिए लड़ाइयाँ वहाँ होती रहेंगी और ये आपस में लड़ते रहेंगे। रतलाम जिले में सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक मैसेज ने सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। सलाना से भाजपा उम्मीदवार रही संगीता चारिल के नाम से यह मैसेज वायरल हो रहा, जिसमें लिखा है कि रतलाम शहर से विधायक चैतन्य कश्यप ने सलाना से निर्दलीय प्रत्याशी कमलेश्वर डोटियार को करोड़ों रुपए की मदद की। हालांकि इस मैसेज को लेकर पूर्व विधायक संगीता चारिल भाजपा कार्यालय पहुंची और जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह लोहिया से चर्चा कर मैसेज को फर्जी बताया। मैंने प्रदेश में या केंद्र में या संगठन में इस तरह की कोई भी शिकायत नहीं करी है कि चेतन कश्यप जी द्वारा, रतलाम शहर के विधायक जी द्वारा कमलेश्वर डोडियार को कोई मदद की गई है। देखिए, जब भी मुझे ऐसा पता चलता है कि ये व्यक्ति कौन है, अगर ऐसी गलत भ्रम फैलाता है तो उसके खिलाफ मैं कार्रवाई के लिए एसपी को जरूर आवेदन दूंगी। भिलाई में सुपेला से गदा चौक तक हर रविवार लगने वाले संडे मार्केट को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्म है। बाजार का जायजा लेने पहुंचे विधायक रिकेश सिंह ने सड़क पर खड़े वाहनों को हटाया, दुकानदारों को सड़क से कब्जा हटाने की हिदायत दी। विधायक ने कहा कि 120 फीट चौड़े रोड को कब्जा कर 20 फीट का बना दिया गया। कई बार इमरजेंसी में यहाँ फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस तक जाम में फंस जाती है। उन्होंने कहा कि अगले संडे वे पूरे दलबल के साथ यहाँ पहुंचेंगे और जिसका भी कब्जा सड़क पर नजर आएगा उस दुकान की रजिस्ट्री शून्य कर दी जाएगी। सीधा स्पष्ट निर्देश आज मैंने दे दिए हैं। अब एक ज्वाइंट कमेटी की बैठक हुई है और उसमें ये तय हुआ है कि जितने भी अपने रजिस्ट्री दुकान से एक कदम भी आगे बढ़े और जिसके भी दुकान के सामने कोई भी अवैध व्यापार करते दिखे, उस दुकान का गुमास्ता कैंसिल होगा, उसकी रजिस्ट्री शून्य मानी जाएगी। ये स्पष्ट रूप से होगा। दंतेवाड़ा में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में पुलिस ने 3 नक्सलियों को मार गिराया। घटना स्थल से पुलिस ने कुछ हथियार बरामद किए हैं। इस बात की पुष्टि एसपी गौरव राय ने कर दी है। एसपी ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सुकमा और दंतेवाड़ा की सीमा पर डब्बा कुंडा इलाके में नक्सलियों का जमावड़ा है और इसी सूचना पर दंतेवाड़ा से डीआरजी और बस्तर फाइटर की टीम सर्चिंग के लिए निकाली गई। वहाँ पर नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना थी, जिस पर से दंतेवाड़ा
जिले के डीआईजी बस्तर पैट्रोल की टीम रवाना की गई और मौके पर उनकी घेराबंदी की गई। नक्सलियों द्वारा फायरिंग करने पर पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें दंतेवाड़ा पुलिस को 3 नक्सली वर्दीधारी पुरुष नक्सली का शव बरामद किया गया और भारी मात्रा में गोला बारूद, नक्सल सामग्री एवं हथियार बरामद किया गया है। जबलपुर के एचडीएफसी बैंक की अलग अलग ब्रांचों से खाता धारकों को नकली जेवर रखकर 2 करोड़ का लोन देने का मामला सामने आया है, जिसके बाद बैंक की ओर से मामले की शिकायत जबलपुर पुलिस से की गई। बैंक की शिकायत पर पुलिस ने जेवरों को शुद्धता की जांचने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। इन्वेस्टिगेशन में बैंक के द्वारा नियुक्त जो वैल्यूअर है उसका जरूर इन्वॉल्वमेंट लग रहा है, क्योंकि जितने भी 83 अकाउंट होल्ड हैं उन सब में फर्स्ट वैल्यूअर वो सेम पर्सन था। तो हम लोग उस पर और इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो भी लीगल एक्शन ले रहे हैं। ये लगभग 1.5 से 2 करोड़ का एग्जैक्ट अमाउंट अभी मुझे क्लियर है। बस्तर में बढ़ते नक्सली हमलों को देखते हुए पुलिस ने नए सिरे से एक्शन प्लान बनाना शुरू कर दिया। डीजीपी अशोक जुनेजा रविवार को जगदलपुर पहुंचे। यहां उन्होंने पुलिस कोऑर्डिनेशन केंद्र में बस्तर संभाग के 7 जिलों के पुलिस अधिकारियों की बैठक ली। सूत्रों के माने तो डीजीपी ने बैठक में वर्तमान में जारी एंटी नक्सल ऑपरेशन की समीक्षा की। हाल ही में दिनों में घटित नक्सल घटनाओं की भी जानकारी ली। बस्तर संभाग के अंतर्गत नक्सल विरोधी अभियान में वर्तमान में क्या कुछ परिस्थिति है और आगामी दिनों में किस रणनीति के तहत हमको कार्य करना चाहिए, इस संदर्भ में आज एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। पुलिस मुख्यालय से डीजीपी महोदय, एडीजी नक्सल ऑपरेशंस एवं संभाग के समस्त पुलिस अधीक्षक आज इस बैठक में उपस्थित रहे। जबलपुर में क्रिसमस के मौके पर एक विशेष तरह का केक बनाया जाता है जिसे वाइन केक कहा जाता है। नाम के अनुसार इस केक में वाइन यानी शराब मिलाई जाती है, जो केक को कई दिनों तक खराब होने से बचाती है। गोवा का एक परिवार इस केक को बनाता है। क्रिसमस के लिए विशेष तौर पर बनने वाले वाइन केक की मांग इतनी होती है कि लोग महीनों पहले केक बुक करा लेते हैं। इतने नहीं, यह केक मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में प्रसिद्ध है। और यहाँ की एक यूनिकनेस है विक्टर बेकरी की, कि यहाँ का जो स्वाद आता है वो हो सकता है कि दिल से बनाने का एक होता है, या जो एक आपस की जो एक प्रेम से वो बनाते हैं जिस तरीके से, तो वो एक अलग ही एक स्वाद आता है जो कि आपको और कहीं नहीं मिल सकता। ये हम लोग कम से कम 80 साल से बना रहे हैं केक, जो पहले हमारे फादर बनाते थे। इसके बाद हम लोग जब वो नहीं रहे तो अब ये बिज़नेस को हम लोगों ने संभाला है। और ये क्रिसमस के सीज़न में ही ज़्यादातर वाइन केक का ज़रूरत पड़ती है, लोग उसी को पसंद करते हैं। ग्वालियर में आज यानी रविवार से शास्त्रीय संगीत का महाकुंभ तानसेन समारोह की पारंपरिक ढंग से शुरुआत हो गई है। सुबह तानसेन समाधि स्थल पर उस्ताद मजीद खां और उनके साथियों ने रागमय शहनाई वादन किया। इसके बाद ठोली बुआ महाराज नागपंथी संत सच्चिदानंद नाथ ने संगीतमय आध्यात्मिक प्रवचन देते हुए ईश्वर और मनुष्य के रिश्तों को उजागर किया। उन्होंने कहा कि परहित से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। परंपरा अनुसार इस बार भी तानसेन का महोत्सव प्रारंभ हुआ, जो कि धार्मिक कार्य होते हैं। धार्मिक कार्यक्रम में सबसे पहले हरि कीर्तन, उसके सबसे पहले शहनाई वादन, मंगल ध्वनि, फिर हरि कीर्तन, फिर मिलाद और चादर पोशी। ये हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा एक उदाहरण है। तानसेन समारोह एक अक्षुण परंपराओं से सजा हुआ समारोह है। सन 1924 में उर्स के रूप में तानसेन समारोह की शुरुआत हुई थी। उस समय जो शहनाई वादन, हरि कथा, मिलाद शरीफ का गायन और चादर पोशी हुई थी, उसी परंपरा के अनुसार इस साल भी तानसेन समारोह का जो पारंपरिक आज शुरुआत सुबह हुई है। रायपुर कैपिटल राउंड टेबल 241 द्वारा आज रायपुर में आनंद मेला 4.0 का आयोजन किया गया, जिसका मकसद सिर्फ एक ही है, स्पेशल चाइल्ड्स के लिए शिक्षा का विकास हो सके। जी हाँ, RCRT 241 हर साल ये आयोजन करता है और मूक बधिर बच्चों की सेवा में लगा हुआ है। सबसे खास बात यह कि आनंद मेले में जो भी फंड मिलते हैं वो चैरिटी में भेजा जाता है। इस दौरान मेले में पहुंचे हजारों लोगों ने भी जर्जर स्कूल के निर्माण और विकलांग बच्चों की सुविधाओं के लिए रुपए डोनेट किए। आनंद मेले में इस बार खास रहा बच्चों की खुशियां। सभी स्पेशल चाइल्ड्स यहाँ पहुंचे थे, जो गेम्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर खूब एंजॉय कर रहे थे। साथ ही बच्चों के फेवरेट कार्टून्स और सेंटा यहाँ बच्चों को एंजॉय कर रहे थे। बच्चों के साथ पेरेंट्स भी काफ़ी खुश थे। उनकी खुशी का राज था बच्चों के चेहरे पर स्माइल और दूसरा शॉपिंग और फूड, जो पेरेंट्स के लिए आकर्षण का केंद्र रहा।
इस बार गोदरेज से सिल्वर कॉइन हमें दूसरा लकी ड्रॉ होना है। दूसरे घंटे ये RCRT 241 जो हमारी टेबल है, ये दिस इज द 4th आनंद मेला व्हाट वी आर डूइंग। और हमारे इवेंट का एक लौता पर्पस है क्लासरूम बनाना बच्चों के लिए। और अगर बहुत अच्छा हम फंड रेज और इससे करते तो हम उनको हो सकता है एक स्मार्ट क्लासरूम भी बना के दें, जो कि उनके लिए बहुत अच्छा होगा। इसका मेन मोटो ये रहता है कि हम एक स्कूल अडॉप्ट करते हैं। वो स्कूल में जो भी रिक्वायरमेंट्स रहती है, क्लासरूम बनाना, टॉयलेट ब्लॉक बनाना या और डेस्क देना, वो सब के लिए फंड रेज करते हैं। वो फंड वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। आपको पता होगा अब तक तो कि ये चैरिटी इवेंट है। इस साल हम कर रहे हैं अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल के बच्चों के लिए। ये बच्चे थोड़े स्पेशल हैं, मुख बधिर बच्चे हैं, तो उनको स्मार्ट इक्विपमेंट चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए। और हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा ऐसी किसी कमी के कारण पिछड़ जाए। कितना मजा आया? बहुत अच्छा। कितना एंजॉय कर रहे हो? बहुत। आपको टेस्टी लग रहा है यहाँ का फूड? या पक्का? या। तो आप लोग मेले में कितना एंजॉय किया आपने? हमने बहुत एंजॉय किया और स्टॉल्स भी देखे। हमें मेले में आके बहुत मजा आया। आई प्लेड मैनी गेम्स लाइक सैक रेस और फिर बलून वाला और रिंग वाला। भोपाल के रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में 4 दिवसीय शिवरंग 2023 का रविवार को समापन हो गया। कार्यक्रम में हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के साथ ही कई वैचारिक सत्र आयोजित किए गए। विश्वरंग के अंतिम दिन सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। इससे पहले विश्वरंग के दूसरे और तीसरे दिन हिंदी भाषा में कई ख्याति प्राप्त वक्ताओं ने हिंदी के महत्व को समझाया। साथ ही आज के दौर में संभावित प्लेटफॉर्म को लेकर भी सत्र के दौरान चर्चा की गई। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति और विश्वरंग के निदेशक संतोष चौबे ने कहा कि हिंदी के सामने इस समय वैश्विक भाषा बनाने की संभावना है, लेकिन जो सम्मान हम हिंदी के लिए चाहते हैं वही सम्मान सभी भारतीय भाषाओं को देना होगा। वहीं विश्वरंग की सह निदेशक अदिति चतुर्वेदी वत्स ने बताया कि इस बार हिंदी भाषा को विश्व पटल तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम में 50 से ज्यादा देशों के डेलीगेट शामिल हुए। साथ ही स्टोरी टेलर नीलेश मिश्रा भी शामिल हुए। बाजीगर बुलाते हैं ये आप। सबसे पहली बात तो विश्वरंग जो करता है वो हिंदी और भारतीय भाषाओं को केंद्र में लाता है, हिंदी के प्रति एक स्वाभिमान जगाता है युवाओं में और अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में भी चेतना पैदा करता है। दूसरी बात यह है कि इसमें अब विदेशों से बहुत से लोगों ने आना शुरू किया है कि विश्व भर में हिंदी की संभावना बढ़ी है। तो एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना कर रहे हैं जो बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम भी करेगी विदेशों में, तो उसके लिए भी काफ़ी मटेरियल तैयार किया जा रहा है। ये युवाओं पर फोकस लेकिन भारतीयता पर केंद्रित ऐसा फेस्टिवल है जो पूरी भारतीय भाषाओं को साथ में लेके चलता है। हमने हिंदी अंतर्राष्ट्रीय केंद्र यहाँ पे स्थापित किया है रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी में, और हमारा मानना ये है कि ये एक ऐसा हब रहेगा जिसके थ्रू 100 से अधिक और हम ऐसे केंद्र पूरी दुनिया भर में इस्टेब्लिश करेंगे। आप जानते हैं 50 से ज़्यादा देश के लोग आज हमारे साथ यहाँ पे प्रतिभागी हैं। हमने इसे थीमेटिकली 4 दिन में बांटा। पहले दिन लोक संस्कृति उत्सव, दूसरे दिन भाषा उत्सव, तीसरे दिन साहित्य उत्सव और चौथे दिन रंग उत्सव के रूप में ये सेलिब्रेट किया। तो विश्वरंग अपने सभी रंगों जिसमें कला, साहित्य, संस्कृति, संगीत शामिल हैं, उसके साथ 2023 में वापस लौटा। नए साल में बाबा महाकाल के दर्शन करने आने वाले भीड़ को लेकर मंदिर समिति ने पूरी तैयारी कर ली है। महाकालेश्वर मंदिर प्रशासन संदीप सोनी ने बताया कि प्रतिवर्ष नव वर्ष के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने आते हैं। मंदिर समिति द्वारा सारी तैयारियां कर ली गई हैं। कार्तिकी और गणेश मंडपम के बैरिकेड से भक्तों को दर्शन करवाए जा रहे हैं। भारत मंदिर में सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाई गई। साथ ही मार्ग में जगह जगह साइन बोर्ड लगाए गए ताकि दर्शनार्थियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। ज़्यादा है, दो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, तो भीड़ को भी निगलेक्ट करते हुए दर्शन बहुत अच्छे से हुए, तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। भोले बाबा के दर्शन हो गए, बहुत ही अच्छा लगा। न्यू ईयर आ रहा है तो हमारा न्यू ईयर बहुत अच्छे से जाए, इसलिए हम यहाँ आए हैं और बहुत टाइम से हमारा सपना था महादेव के दर्शन करने, तो बहुत अच्छे से महादेव के दर्शन हो गए। हर हर महादेव। तो महाकाल के हम दर्शन करने आए, नव वर्ष आ रहा है इसलिए हमारा नव वर्ष अच्छे से बीते, इसकी कामना से हम बाबा महाकाल को प्रणाम करने आए हैं। और आज देखा जाए तो काफ़ी भीड़ है और बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छे से दर्शन भी हुए और सभी लोगों के अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। सबका नव वर्ष अच्छे से बीते, इसी कामना के साथ सबको जय श्री महाकाल। अयोध्या में रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरा देश राममय है। अयोध्या के रंग में भिलाई भी रंग चुकी है। भिलाई के ललित कला अकादमी और संस्कार भारती के कलाकार हफ्ते भर श्री राम के रंग में नजर आएंगे। सिविक सेंटर कृष्ण अर्जुन रथ परिसर में आज सुबह 40 से ज्यादा कलाकारों ने 125 फीट लंबे कैनवास पर अयोध्या के श्री राम के अलग अलग रूपों को उकेरा।
अयोध्या में 400 साल बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तमाम कलाकार आज 125 फीट लंबी कैनवास पर अपने मन की भावनाओं को भगवान श्री राम और उस मंदिर के रूप में उकेर रहे हैं और यह कार्यक्रम पूरे 8 दिन तक इस साल के आखिरी 31 दिसंबर तक चलेगा। ये उत्सव ही तो है जो निरंतर जारी है, जो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और इसमें जितने भी पेंटिंग बन रहे हैं ये बराबर संभवतः सप्ताह भर तक के रहेगा। और सभी कलाकार हैं, छोटे छोटे कलाकार अभी नए अंकुरित हो रहे हैं, वो कलाकार भी यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और हम सभी लोग ये पूरी संभावना के साथ चल रहे हैं। जो हमारा टारगेट है, लक्ष्य है, वो लक्ष्य जरूर मिलेगा। इंदौर में ईसाई समाज ने सरकार के नियम पर ऐतराज जताया। दरअसल हाल ही में जिला शिक्षा अधिकारी ने निर्देश दिया था कि अब से कभी भी छात्रों को सांता बनाने से पहले उनके माता पिता से लिखित अनुमति लेना होगा। बिना अनुमति के किसी भी सरकारी या निजी स्कूलों में छात्र छात्राओं को सांता बनाने पर कार्रवाई की जाएगी। इस पर इंदौर रेड चर्च के फादर थॉमस मैथ्यू ने नाराजगी जताई। अभी शासन प्रशासन को अपनी नीतियां हैं तो उनकी तरफ से वो उन्होंने कुछ सोच समझ के कुछ निर्णय लिया होगा। वैसे तो आज़ादी तो सबको होना चाहिए। एक्चुअली सांता क्लॉज को ज़्यादा क्रिश्चियन लोगों से ज़्यादा अन्य लोग मानते हैं। अगर आपने देखा हो तो अभी शॉपिंग मॉल्स में वगैरह बहुत सारे सांता दिखेंगे आपको, वो कोई क्रिश्चियन ने लाके नहीं लगाया हो। भिलाई में इन दिनों क्रिसमस का रंग चढ़ा हुआ है। क्रिसमस को लेकर शहर के चर्चों में तैयारियां जोरों पर हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता कोमल धनेसर ने। क्रिसमस का बड़ा दिन आने वाला है। चंद घंटे के बाद क्रिसमस की खुशियां बांटने को लोग बेताब होंगे। उसके अलावा शहर अगर हम दुर्ग भिलाई की बात करें तो यहाँ पर 52 चर्च है और आप समझ सकते हैं कि अगर 52 चर्च में किस तरीके से क्रिसमस का माहौल होगा। और मैं इस वक्त खड़ी हूँ सीसी चर्च में और ये सीसी चर्च भिलाई का सबसे पुराना चर्च है। और ये चर्च इसलिए इसमें आज मैं बताने जा रही हूँ कि क्यों अपने आप में खास है। ये खास इसलिए अपने आप में है कि यहाँ पर एक टाइम कैप्सूल दफन है। तो सीसी चर्च के जो हमारे साथ पास्टर हैं अर्पण जी, तो सर यहाँ पे जो क्रिसमस को लेकर के अब कितने साल पुराना चर्च है, जो इतिहास है चर्च का वो तो काफ़ी पुराना है। 1965 भिलाई के बसने के साथ साथ में चर्च भी बना है। पर जो पुलपिट के नीचे जो टाइम कैप्सूल की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता कि और किसी चर्च में ये चीज़ होगी। एक्चुअल में चर्च जो है 5 अक्टूबर 1958 1958 में इसकी स्थापना हुई और इस हिसाब से सबसे पुराना चर्च है, सबसे बड़ा है। सबसे ज़्यादा आप ये भी देखेंगे कि यहाँ पे हर प्रांत के लोग हैं। हमारी तैयारी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। टाइम कैप्सूल का तो हम चर्चा हर बार करते हैं, लेकिन ये पहला जगह है जहाँ पे इस तरह का उसमें इतिहास है। जितने पुराने लोग थे जिन्होंने स्थापना की थी, उस समय जो सिक्के चलते थे, उस समय की जो भी चीज़ें उपलब्ध है, वो यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया वो सब उसमें रखा गया है। बिल्कुल, जिस तरीके से 1 दिसंबर से क्रिसमस सेलिब्रेशन शुरू होता है और ये दौर चलेगा न्यू ईयर तक का। न्यू ईयर पार्टी के साथ में ये सारा सेलिब्रेशन खत्म होगा। सभी धर्म के लोग यहाँ पर बधाई देने आते हैं और ये हमारे भिलाई की जो पहचान है, मिनी इंडिया जो हम कहते हैं कि एक लघु भारत है, लघु भारत का रूप भी कल सुबह आपको यहाँ देखने मिलेगा। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई। रविवार को भगवान कृष्ण के सामने महिलाओं ने महारस का आयोजन कर इतिहास रच दिया। 37,000 से अधिक महिलाओं ने पारंपरिक वस्त्रों में सज धज कर आयरणी महारास किया और विश्व रिकॉर्ड बनाया। अरे पास करो ना, पड़ जाओ ना आगे। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।